हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी कॉमर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को करने वाले हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो इसमें संगठनात्मक सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 8 क्लासें कर ली थी। अब ये हम लोगों की 9वीं नंबर की क्लास रहने वाली है। अगर हम लोग पिछली क्लास की बात करते भी हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या किया था, उसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने नियुक्तिकरण के बारे में देखा था कि नियुक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, नियुक्तिकरण की क्या क्या अवधारणाएं हैं। उनके बारे में जानने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी मुख्य क्रियाएं इस प्रकार हैं। इसकी मुख्य क्रियाएं जो है वो भर्ती की बात की जाती है, चयन की बात की जाती है, चयन प्रशिक्षण की बात की जाती है, पदोन्नति और स्थानांतरण। हम लोग एक एक करके इन टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो भर्ती की बात करते हैं तो भर्ती के पूछे जाते हैं भर्ती के स्रोत कितने होते हैं। अब मान लो आप लोगों ने बताए हैं कि एक हम लोगों का होता है आंतरिक स्रोत, एक होता है आंतरिक स्रोत, एक होता है आंतरिक स्रोत और एक होता है बाह्य स्रोत। बाह्य मतलब कि बाहरी स्रोत, ठीक है। तो अब आंतरिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या किस प्रकार से हम लोगों का आता है और बाहरी के अंतर्गत हम लोगों का किस प्रकार से आता है, इन बातों को हम लोगों को अच्छी तरीके से देखना होगा, तभी हम लोग आने वाले एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अभी से हम लोग तैयारी करते हुए चलेंगे तब हम लोग अच्छी तरीके से तैयारी को कर सकते हैं। जो जो चीज़ें रहेंगी उनको ज़रूर करेंगे। और आप लोगों की औद्योगिक संबंधों की क्लास, औद्योगिक संबंध की मैंने 7 से 8 क्लास ले ली थी। औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करेंगे हम लोग। बहुत ही जल्द आप लोगों की जो शेष क्लासें हैं उन पर भी बात हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों ने अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को विवाद बता दिए थे कि विवाद किस प्रकार के होते हैं, विवाद क्या होते हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द इसकी क्लास भी शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि ये क्लास जहाँ तक हो चुकी हैं वहाँ से आगे की क्लासें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों ने नियुक्तिकरण का अर्थ और अवधारणा। नियुक्तिकरण के अर्थ में हम लोगों ने क्या क्या जानेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था नियुक्तिकरण की विशेषताएं, नियुक्तिकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हो सकता है विशेषताओं से पूछा जाए कि मान लो 2 विशेषताएं 3 विशेषताएं दे दी और एक विशेषता ऐसी दे दी जो नहीं होती है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मानव संसाधन प्रबंध को 3 भागों में बांटा गया था पिछली बार। तो श्रम कल्याण चरण क्या होता है, सेवा वर्गीय चरण में क्या होता है और मानव संसाधन प्रबंध चरण में क्या होता है, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग अब 9वीं नंबर क्लास में हम लोग करने वाले हैं। इससे आगे की क्लास जो है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, अब बात आती है कि नियुक्तिकरण जो है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया अथवा स्टाफिंग नियुक्तिकरण को हम लोग क्या कहते हैं, स्टाफिंग प्रक्रिया। नियुक्तिकरण प्रक्रिया या फिर स्टाफिंग प्रक्रिया से आशय कदमों की एक ऐसी श्रृंखला से है जो किसी संगठन में सही समय पर सही पदों तथा सही व्यक्तियों की निरंतर पूर्ति के लिए उठाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये कहा गया है कि नियुक्तिकरण जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से वर्क करती है। पहले क्या होता है, पहले चरण पर क्या होता है, दूसरे चरण पर क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया का 5वां चरण क्या है। हो सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएं, या फिर आप लोगों से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ दिए जाएं और पूछा जाए कि इनका चरण बताइए कि इनमें कौन सा चरण है।
मानव संसाधन प्रबंधन कौन सा चरण है, भर्ती कहा जाए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को कराऊंगा और पिछला जो अभी पेपर हुआ था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मानव संसाधन नियोजन इसका पहला चरण होता है। सबसे पहला होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहला होता है मानव संसाधन नियोजन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टाफिंग प्रक्रिया का प्रथम कदम मानव संसाधन नियोजन करना है। मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य यह देखना है कि संगठन में कर्मचारियों की आवश्यकता की निरंतर पूर्ति होती रहे। मतलब कि अगर पूछा जाए कि कर्मचारियों की आवश्यकता की निरंतर पूर्ति होती रहे, ये कौन से चरण में है, ये कौन से कदम में है, तो आप लोग बताएंगे। मानव संसाधन नियोजन का सबसे स्टाफिंग प्रक्रिया का सबसे प्रथम चरण जो है, फर्स्ट चरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या है, तो वो है मानव संसाधन नियोजन। इसमें काम क्या है, तो संगठन में कर्मचारियों की आवश्यकता की निरंतर पूर्ति होती रहे। उसके बाद दूसरे चरण की बात करते हैं और दूसरा चरण जो लिखा हुआ है वो है भर्ती जिसे हम लोग रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब जब हम निरंतर पूर्ति करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। भर्ती मतलब कि भर्ती का संबंध जो है वो मानव संसाधन नियोजन के अनुसार कृत प्रत्याशियों के समूह का विकास करना है। प्रत्याशियों का पता विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन करके, रोजगार कार्यालय के माध्यम से, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में जाकर एवं उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके लगाया जाता है। भर्ती किस प्रकार से की जाती है, तो रोजगार मतलब विज्ञापन के द्वारा। बहुत से अब फार्म आते हैं, विज्ञापन बहुत से लोग लेते हैं। रोजगार कार्यालय में रोजगार जो मेले होते हैं उस प्रकार से भी हम लोग भर्ती होते हैं, जॉब मिलती हैं। कॉलेजों में बहुत सी कंपनियां आती हैं, विश्वविद्यालय में बहुत सी कंपनियां आती हैं, या फिर व्यक्तिगत संपर्क करके भी जो है वो भर्ती की जाती है। तो भर्ती जो है वो स्टाफिंग प्रक्रिया का द्वितीय चरण जो माना जाता है या फिर द्वितीय कदम माना जाता है। भर्ती में हम लोग क्या करते हैं, तो भर्ती में हम लोग ये मानव संसाधन नियोजन के अनुसार जो कृत्य प्रत्याशी हैं उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तृतीय चरण की, और तृतीय जो चरण लिखा हुआ है वो है चयन। अब चयन की बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं कि भर्ती देखो सबसे पहला क्या था, तो सबसे पहला था मानव संसाधन नियोजन। सबसे पहला था मानव संसाधन नियोजन में क्या था कि मानवों की मतलब कि व्यक्तियों की पूर्ति करते रहना। ठीक है, उसके बाद क्या था, इसकी पूर्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसकी पूर्ति के लिए हम लोग भर्ती करेंगे। अब भर्ती के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो भर्ती के बाद हम लोग चयन करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो सही कैंडिडेट होगा उसका हम चयन करेंगे। तो स्टाफिंग प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया जाने वाला तीसरा कदम कृत्य प्रत्याशियों के समूह में से सही व्यक्तियों का चयन किया जाना। मतलब कि सही व्यक्तियों का चयन करना। चयन को प्रक्रिया के अंतर्गत कृत प्रत्याशियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, उनका साक्षात्कार किया जाता है, रोजगार एवं चातुर्य परीक्षण लिए जाते हैं तथा संदर्भों आदि की जांच की जाती है। तो चयन की बात हम लोगों ने कर ली थी कि चयन की बात अगर हम लोग स्टाफिंग प्रक्रिया के अंतर्गत तीसरा जो कदम की बात की थी, और तीसरा कदम जो है वो है इस चयन करना। सबसे पहला मानव संसाधन नियोजन, फिर उसके बाद भर्ती करना और फिर उसके बाद चयन करना। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं चयन करने के बाद अगर हम लोग बात करते हैं चौथे चरण की, और चौथे चरण में क्या करते हैं, आगमन तथा अभिस्थापन।
आगमन तथा अभिस्थापन का मतलब होता है प्रत्याशियों, जो प्रत्याशी आप लोगों ने चुने हैं, जिनका चयन किया है, चयन होने के पश्चात इस कदम के अंतर्गत अपने साथियों से परिचय कराया जाता है। मतलब कि जैसे मान लो कि एक आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब जिस विद्यालय मान लो पहले होगा मानव संसाधन नियोजन, अब उसके बाद भर्ती होगी आप लोगों की कि टीचर में भर्ती निकली हुई है, ठीक है, कॉमर्स के में भर्ती निकली हुई है। अब उसके बाद भर्ती निकलने के बाद आपका चयन होगा, क्योंकि उसमें बहुत से आवेदन लोग, मतलब कि बहुत से एप्लीकेशन आएंगे, और एप्लीकेशन के बाद जो पात्र होगा उसी को उसमें चयन मिलेगा। चयन होने के बाद अब होता क्या है, चयन होने के बाद आप लोगों का अपने साथियों से, जो आपके साथ काम करेंगे, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराया जाता है और आपके उत्तरदायित्व जो आपको करना है उसके बारे में बताया जाता है। तो आगमन और अभिस्थापन में परिचय कराया जाता है तथा अपने उत्तरदायित्वों की जानकारी दी जाती है तथा संगठन की नीतियों और लक्ष्यों के बारे में सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। मतलब कि संगठन की नीतियां क्या क्या रहेंगी और संगठन के लक्ष्य क्या क्या रहेंगे, इसके बारे में सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोगों को ये चारों स्टेप समझ में आ गए हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग की। देखा होगा कि आप लोगों का मान लो बैंक के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, सबसे पहले मानव संसाधन नियोजन होगा, फिर उसके बाद भर्ती होगी आपकी बैंक के, फिर उसके बाद भर्ती के बाद आपका चयन होगा, क्लर्क में होगा या फिर मैनेजर पोस्ट पे होगा, मतलब पीओ में होगा, किस प्रकार से होगा। फिर उसके बाद आप लोगों का आगमन और अभिस्थापन होगा, मतलब कि आपके उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाएगा, आपको उत्तरदायित्व की जानकारी दी जाएगी और संगठन के लक्ष्यों की जानकारी दी जाएगी। फिर उसके बाद आपको प्रशिक्षण, मतलब कि ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा कि जिसके आप काम को सुचारू रूप से अच्छी तरीके से कर सकें। और प्रशिक्षण में क्या है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टाफिंग प्रक्रिया का 5वां कदम, ये कदम ही पूछे जाते हैं कि 5वें कदम पे क्या है, या फिर स्टाफ प्रशिक्षण और विकास किस कदम पर आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आते हैं, ये मैं बताता हूँ। तो स्टाफिंग प्रक्रिया के 5वें कदम के अधीन कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा उनके विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। और 6वें चरण की अगर हम लोग बात करते हैं, वो है निष्पादन एवं मूल्यांकन। मतलब कि अगर हम लोगों ने ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग करने के बाद काम करेंगे, काम करने के बाद हम लोग परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, परफॉर्मेंस निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन में अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टाफिंग प्रक्रिया के इस कदम के अधीन, इस कदम के अंतर्गत कर्मचारियों के निष्पादन का मूल्यांकन पद के अनुसार निर्धारित प्रमापों और उद्देश्यों के संदर्भ में किया जाता है। मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मान लो हमने एक जो व्यक्ति है, उसको पद है उसका कुछ, और उसके पद के हिसाब से हमने उसके उद्देश्यों का निर्धारण किया है इसमें। तो यदि निष्पादन उनका उच्च कोटि का होता है, मतलब कि वो काम जो है वो उच्च कोटि से करते हैं, तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे हम लोग बोनस देते हैं, बोनस दिया जाएगा। और इसके विपरीत अगर वो निष्पादन निम्न कोटि का करते हैं, परफॉर्मेंस उनकी अगर निम्न कोटि की होती है, तो हम उनमें सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे, सुधारात्मक कदम उठाएंगे। और जैसे मतलब कि अतिरिक्त प्रशिक्षण देंगे। अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करना का मतलब होता है कि आपने निम्न कोटि से काम किया है तो पक्का आप लोगों को प्रशिक्षण में कोई ना कोई दिक्कत होगी, तो आप लोगों को दोबारा से प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को चरण बताए हैं, और भी हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट में है हम लोगों का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र। स्थानांतरण से आशय एक व्यक्ति का एक कृत्य संगठनात्मक स्तर अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, करना है। मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है, जैसे मान लो ये व्यक्ति है, इसका जो है स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये भी हो सकता है स्थानांतरण। और एक मान लो एक स्थानांतरण ये भी होता है कि ये मान लो कोई व्यक्ति कर्मचारी था, उसको हमने मतलब कि वो थर्ड
स्केल का कर्मचारी था वो अब सेकंड स्केल में आ गया, फिर धीरे धीरे मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया थी तो वो फर्स्ट ग्रेड में आ गया। तो इस प्रकार की ग्रेडें होती हैं। तो जैसे हम लोग अध्यापक को प्रिंसिपल बनाते हैं, प्रिंसिपल से ऐसे मतलब कि बनाते हैं ना, तो स्थानांतरण इसी को भी कह सकते हैं। तो देखो स्थानांतरण यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह निम्न प्रकार 3 प्रकार का होता है। स्थानांतरण को याद रखिए कि ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। समतल अथवा समान स्तर पर एक पद से दूसरे पद पर, ये भी होता है। पदोन्नति करके या फिर पद अवनयन करके, मतलब कि ये होता है पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन और पद अवनयन का मतलब होता है डिमोशन। तो डिमोशन करके और प्रमोशन करके ये भी एक स्थानांतरण का तरीका होता है। उसके बाद लिखा हुआ है पृथक किया जाना। नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप है स्टाफिंग प्रक्रिया का। अगर स्टाफिंग प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया जाने वाला अंतिम कदम, अगर अंतिम कदम भी पूछा जाता है और लास्ट स्टेप भी पूछा जाता है तो स्टाफिंग प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया जाने वाला अंतिम कदम जो है वो कर्मचारियों के उनके पद से पृथक किया जाना। पद से पृथक किया जाना का मतलब कर्मचारियों का त्यागपत्र लेना, जबरी छुट्टी देना, मतलब कि ठीक है। उसके बाद सेवा मुक्ति करना अथवा अवकाश ग्रहण द्वारा किया जाना। मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं सेपरेशन की, और सेपरेशन में मतलब कि कोई व्यक्ति को अगर हम कर्मचारी को अपने उससे पद से हटाते हैं तो वो कई तरीके होते हैं। कर्मचारियों के त्यागपत्र के द्वारा कर्मचारी खुद ही छोड़ दे, उसको जबरी छुट्टी दे देते हैं, सेवा मुक्ति करके या फिर अवकाश ग्रहण द्वारा। तो ये जो है अगर हम लोग बात करते हैं स्टाफिंग प्रक्रिया के जो कदम की बात की गई है तो अंतिम कदम और पहला कदम इसको याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की हुई है, अगर हम लोग इनको लिखना चाहते हैं एक बार लिख के अच्छा समझ में आता है। अगर हम लोग लिखने की बात करते हैं तो पहला कदम हो गया मानव संसाधन। तो पहला है मानव संसाधन, मानव संसाधन नियोजन, ठीक है। दूसरा है हम लोगों का मानव संसाधन नियोजन के बाद है भर्ती करना। दूसरा जो कदम है वो है भर्ती। तीसरा कदम है चयन। चौथा जो कदम है, अगर हम लोग चौथे कदम की बात, चयन के बाद हम लोगों ने बात की थी आगमन एवं अभिस्थापन की। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कर्मचारियों को इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आपसी कर्मचारियों से, उनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण करते हैं, उन्हें संगठन के लक्ष्यों के बारे में बताते हैं। तो इस बारे में इसमें हम लोग ये काम करते हैं आगमन एवं अभिस्थापन, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा अभी सही नहीं आएगा क्योंकि ठंडियों का वक्त है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्रशिक्षण की, अगर हम लोग इस काम के बाद हम लोग प्रशिक्षण की बात करते हैं, प्रशिक्षण एवं विकास की। प्रशिक्षण के बाद हम लोग इनके निष्पादन की बात करते हैं, वो मानव संसाधन नियोजन है। दूसरा है हम लोगों का भर्ती, तीसरा चयन, चौथा है हम लोगों का आगमन तथा अभिस्थापन, और पांचवा है प्रशिक्षण, और उसके बाद है निष्पादन। उसके बाद है हम लोगों का नेक्स्ट जो था निष्पादन के बाद हम लोगों का था स्थानांतरण, और लास्ट था हम लोगों का पृथक किया जाना। तो ये हम लोगों के 8 स्टेप थे। अगर पूछा जाता है कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया के कदम कितने हैं तो 8 होते हैं। अगर 8 हो या 4 हो या 6 हो, इससे नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि मतलब कि प्रथम जो कदम है वो क्या है, अंतिम कदम क्या है। अब मान लो प्रशिक्षण जो है वो कौन सा कदम है, किसके बाद आता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को करा के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया का जो अर्थ है, अब हम लोग एक एक करके इनकी बात करने वाले हैं। कि जैसे मान लो मानव संसाधन नियोजन था, पहला जो था वो था मानव संसाधन नियोजन। अब मानव संसाधन के बारे में मैंने आप लोगों को पहली क्लास में पहले ही बताया हुआ है।
जो हम लोगों ने क्लास की थी पिछली क्लास, उसमें मैंने आप लोगों को मानव संसाधन के बारे में बताया हुआ है कि मानव संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया हुआ है। अब हम लोग बात करने वाले हैं भर्ती की बात करेंगे, चयन की बात करेंगे और अच्छी तरीके से इनकी बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को जब पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग इनकी बात करने वाले हैं, इन जो स्टेप्स हैं उनकी बात हम लोग करने वाले हैं। ये जो स्टेप लिखे हुए हैं, भर्ती की बात हम लोग करेंगे, चयन की बात हम लोग करेंगे, प्रशिक्षण की बात करेंगे, पदोन्नति और स्थानांतरण अगर पूछा जाता है तो ये महत्वपूर्ण कदम होते हैं। अब भर्ती से पहले क्या होता है, तो भर्ती से पहले होता है मानव संसाधन नियोजन होता है, और स्थानांतरण के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थानांतरण के बाद होता है हम लोगों का पृथक किया जाना। तो इसमें भी स्थानांतरण में भी ये आ सकता है। ठीक है, तो ये 5 कदम महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं, तो इन पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग जो अभी बात करेंगे वो करने वाले हैं, भर्ती की बात हम लोग करने वाले हैं कि भर्ती कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, भर्ती का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, भर्ती के अर्थ के बारे में जानने वाले हैं। भर्ती का जो अर्थ होता है, भर्ती से आशय लिखा हुआ है। भर्ती तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, और हम लोग जब भर्तियां निकलती हैं सरकार के द्वारा या किसी कंपनी में निकलती हैं तो उसे हम लोग भर्ती कहते हैं। तो भर्ती से आशय संस्था की योग्य व्यक्तियों की खोज करने, उन्हें रिक्त पदों की जानकारी देने तथा उन रिक्त पदों के लिए आवेदन करने को प्रोत्साहित करने की जो प्रक्रिया है, करने की प्रक्रिया से है। भर्ती का मतलब होता है कि योग्य व्यक्तियों को खोज करने, उन्हें रिक्त पदों की जानकारी प्रदान करने और रिक्त पदों के लिए आवेदन करने को प्रोत्साहित करने की जो प्रक्रिया है वो हम लोग भर्ती में रखते हैं। इस प्रक्रिया में यह प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक प्रार्थी जो हैं, अधिक से अधिक जो अभ्यर्थी हैं आवेदन करें और भर्ती में सुगमता रहे, मतलब कि ताकि भर्ती में सुगमता रहे। ये नहीं कि मान लो कि हम लोगों को पहले होता था ऐसा कि नौकरियां आदमी लोग जो हैं, जो जनता है वो नौकरियां कम करती थी। अब जो है वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो नौकरियों का इस जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन कंपटीशन जो है वो ज़्यादातर बढ़ता ही जाता है। पहले की अपेक्षा अब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, मान लो कि 200 वैकेंसी आई हुई हैं। अब 200 वैकेंसी जो निकली हैं, अब अभ्यर्थी जो हैं वो मान लो 20,000 25,000 इस प्रकार से अभ्यर्थी होते हैं और इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। ठीक है, तो भर्ती जो होती हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई इतना बड़ा रूल नहीं है इसमें। अब भर्ती के स्रोत अगर पूछे जाते हैं तो भर्ती के स्रोत जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक होती है आंतरिक स्रोत और एक होती है हमारे बाह्य स्रोत। अगर हम लोग आंतरिक स्रोत की बात करते हैं कि आंतरिक स्रोत जो होते हैं, आंतरिक स्रोत को हम लोग इंटरनल सोर्सेस कहते हैं और बाह्य स्रोत को हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेस कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भर्ती में आंतरिक स्रोत में हम लोग क्या क्या रखते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो आंतरिक स्रोत में हम लोग बात करते हैं आंतरिक स्रोत में अगर बात करते हैं आंतरिक स्रोत जिसे इंटरनल सोर्सेस कहते हैं कि जब संस्था के अंदर कार्यरत कर्मचारियों में से ही विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती की जाती है तो उन्हें आंतरिक स्रोतों से भर्ती कहते हैं। मतलब यहाँ पर है कि मान लो कि एक कर्मचारी की पोस्ट है, यहाँ पर एक कर्मचारी है, ये पोस्ट कर्मचारी की है। अब यहाँ पर जो था वो था क्लर्क। अब उसने जो पेपर पास किया है, उसने अगर जो कर्मचारी ने अच्छा जो काम किया है तो उसका हम लोग स्थानांतरण करेंगे। अब स्थानांतरण करेंगे तो इससे हम लोग स्थानांतरण जो है वो इसी में आ जाएगा, आंतरिक स्रोत में आ जाएगा, क्योंकि हम बाहरी लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, हम लोग कर्मचारियों का ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर करेंगे, पदोन्नति भी करेंगे, हम लोग अस्थायी अलगाव भी करेंगे। तो इसमें अगर पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार कि स्थानांतरण मान लो किस प्रकार की भर्ती का स्रोत है, आंतरिक स्रोत है, बाह्य स्रोत है या फिर दोनों प्रकार का है। तो यहाँ पे याद रखिए कि
स्थानांतरण आंतरिक स्रोत है, पदोन्नति भी आंतरिक स्रोत है, क्योंकि ये सारे के सारे जो इंटरनल मतलब कि कर्मचारी, जो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी अंदर हैं, उन्हीं का होगा। ट्रांसफ़र किसका होगा? जो कर्मचारी काम करेंगे। पदोन्नति किसकी होगी? प्रमोशन किसका होगा? जो अच्छा काम करेगा। तो पदोन्नति किसकी होगी? जो अच्छा काम करेगा, है ना। तो अस्थायी अलगाव मतलब कि ले ऑफ बोला जाता है। ले ऑफ जबरी छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों को वापस बुलाना, मतलब कि अगर हमने ज़बरदस्ती कोई छुट्टी कर दी थी, उन कर्मचारियों को वापस अगर हम बुलाते हैं तो ये आंतरिक स्रोत मानी जाती है, भर्ती का आंतरिक स्रोत मानी जाती है। और सेवा वृद्धि करना मतलब कि अगर मान लो कि आप रिटायरमेंट 60 वर्ष पर होते हैं तो सरकार ने कह दिया कि 2 वर्ष अभी और रहिए, तो ये 62 वर्ष हो गई रिटायरमेंट की, तो इसे कहते हैं सेवा वृद्धि। ठीक है, सेवा वृद्धि करना, तो ये भी आंतरिक स्रोत में मानी जाती है। तो इसको याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बाहरी स्रोत की, और बाहरी स्रोत में लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर जोड़ें। बाह्य स्रोत की हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। अब एक्सटर्नल सोर्सेस हमारे क्या क्या हैं? तो बाहरी मतलब कि बाह्य स्रोतों से आशय, संस्था में रिक्त हुए पदों के लिए, संस्था के बाहर के लोगों को, जब हम लोग बाहर के लोगों को आमंत्रण पत्र देते हैं तो हम लोग बाहरी स्रोत में आते हैं। और जब हम कर्मचारियों को अगर भर्ती करते हैं, कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं, पदोन्नति करते हैं, तो ये आंतरिक स्रोत में आती है। तो यहाँ पर संस्था के बाहर की बात की गई है, तो ये बाहरी स्रोत में आएगी। तो बाहर के लोगों को आमंत्रित करना, उनसे पदों को भरना एवं उनसे पदों को भरना भर्ती के प्रमुख बाह्य स्रोत निम्नलिखित हैं। भर्ती के जो प्रमुख बाह्य स्रोत हैं वो निम्नलिखित हैं। पूर्व के कर्मचारियों को अगर हम लोग वापस बुलाते हैं, जो पूर्व में कर्मचारी कार्य कर चुके हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं, मान लो उनको हम वापस बुलाते हैं, तो ये हम लोगों का बाहरी स्रोत है। जो पूर्व के कर्मचारी हैं मतलब कि वो कहीं काम करते थे, रिटायरमेंट हो चुके हैं, हमने उन्हें बुला लिया, तो ये बाहरी स्रोत में आएगा। वर्तमान कर्मचारियों के मित्र एवं रिश्तेदारों को अगर हम भर्ती करते हैं, मान लो कि आप एक कंपनी में कार्यरत हैं, कर्मचारी मतलब कि एक मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हैं, अगर हम अपने मैनेजर जो हैं वो कई बाहर से अपने व्यक्ति या अपने रिश्तेदार या फिर मित्र को मतलब कंपनी में जॉब दिलाता है या देता है, तो वो हम लोगों का बाहरी स्रोत में आएगा। कारखाने के फाटक पर अगर हम लोग भर्ती करते हैं, कारखाने मतलब बहुत सी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बहुत सी कंपनियाँ होती हैं जिनमें इंटरव्यू होते रहते हैं, और मतलब कि उनमें हर हफ्ते में इंटरव्यू होते रहते हैं। तो कारखाने के फाटक पर अगर हम भर्ती करते हैं कर्मचारियों की, तो वो बाहरी स्रोत में आएगा। कैंपस भर्ती मतलब कि अगर हम कोई विश्वविद्यालय या फिर कोई विद्यालय में जाते हैं और वहाँ पर ऑफ़र करते हैं बच्चों को, तो ये भी हम लोगों का बाहरी स्रोत में आएगा। रोजगार कार्यालय से अगर हम लोग भर्ती करते हैं तो ये भी हम लोगों का बाहरी स्रोत के अंतर्गत आएगा। प्लेसमेंट एजेंसियां, विज्ञापन के द्वारा अगर हम लोग कोई जॉब, जैसे मान लो विज्ञापन, अगर मान लो कि हमें जो कर्मचारी चाहिए तो हमने विज्ञापन लगा दिया, उसमें से लोगों ने देखा विज्ञापन तो उसमें संपर्क किया, तो इस प्रकार से श्रम संघ होते हैं, जो श्रमिक संघ होते हैं, उनसे संपर्क करके हमने श्रमिकों को भर्ती किया है। प्रबंध परामर्शदाता से भर्ती करके, प्रसारण करके, वेब प्रकाशन करके, मतलब ऑनलाइन माध्यम से हमने बुलाया है। तो ये बहुत भर्तियों के बाहरी स्रोत जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन आंतरिक स्रोत जो होते हैं वो कम होते हैं, तो इसलिए इनको याद करना है। फिर उसके बाद हम लोग बाहरी स्रोत में आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है ये है कि अगर बाहरी लोगों को इनवाइट करते हैं तो वो बाहरी स्रोत में आएगा, और अगर हम लोग कर्मचारियों को भर्ती करते हैं तो वो आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। कर्मचारी में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको, ठीक है, तो ये हम लोगों का इसके अंतर्गत आने वाला है। तो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया उसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कि मैंने आप लोगों को नियुक्तिकरण प्रक्रिया के जो हैं वो कदमों की बात की है, कदमों की, और कदमों में मैंने आप लोगों को 2 कदम पहले ही बता दिए हैं कि मानव संसाधन नियोजन के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया है, और मैंने भर्ती के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया है आज।
भर्ती के बारे में और भी अगर कोई बात होगी या फिर विशेषताएं भर्ती की, तो उनके बारे में भी मैं आप लोगों को अगली क्लास में कराने वाला हूँ। लेकिन चयन के बारे में भी मैं आप लोगों को ज़रूर अगली क्लास में कराने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एग्ज़ामों में। इसीलिए हम लोग अच्छी तरीके से तैयारी को करेंगे। जिस प्रकार से पेड बैचों में करते हैं उसी प्रकार से हम लोग तैयारी को अपनी को सुचारू रूप से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और एसपी एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।